अ वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने आपसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों विषयों पे हमने कुछ चर्चा आपके साथ की थी। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे उस डाइट के चुनाव का जो आमतौर पर आपको एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए यदि आप स्पेसिफिकली डायबिटीज़ या किसी भी ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशन से पीड़ित हैं। डाइट्स का चुनाव आमतौर पर एक बहुत ही निजी चॉइस होती है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद आते हैं। कुछ लोग जो वेजिटेरियंस हैं वो उन्हीं पर स्टिक करना पसंद करते हैं। उनमें से कुछ लोग यूजुअली एगिटेरियंस भी होते हैं जो कभी कभार पोल्ट्री के आइटम्स का भी कंजम्पशन कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप आमतौर पर आपकी पसंद क्या है। लेकिन जब आप एक मेटाबॉलिक सिकनेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी किसी समस्या के बारे में बात करते हैं तो आपकी सर्च हमेशा एक ऐसी डाइट की तरफ रहती है जो डाइट आपको उन मेडिकल कंडीशंस में सबसे ज़्यादा सूट करती हो। और ऐसी डाइट्स आमतौर पर 2-3 तरह की हो सकती हैं। अगर आप इनको डाइट्स के जॉनर्स में डिवाइड करें, सबसे पहले आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में आज जानेंगे। अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप पाएंगे यूजुअली एक जॉनर उसमें आपको मिलेगा हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट्स, जो लो कार्ब डाइट्स भी कहलाते हैं, जिसमें लोग आमतौर पर बहुत लो कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन करते हैं। कुछ डाइट्स कीटो डाइट्स की तरफ जाती हैं। कीटो में आपके कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट यूजुअली इट इज़ लेस देन 10% ऑफ योर एंटायर कैलोरी कंजम्पशन इन द एंटायर डे। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट जॉनर है वो है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स का। इसके अलावा एक दो और डाइट्स भी यूजुअली प्रचलित हैं, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट्स और पेलियो डाइट्स। इनका चलन आमतौर पर हिंदुस्तान में काफ़ी कम है। आज हम बात करेंगे होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में। हम अपने एवोल्यूशन की स्टेजेस से आमतौर पर हर्बीवोर्स रहे हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं। और हर्बीवोर्स होने की वजह से ये जॉनर ऑफ डाइट हमारे लिए कोई जेनेटिकली बहुत अनजान नहीं है। हम बहुत पहले से हमारे एंसेस्ट्रल टाइम्स से इन डाइट्स का यूजुअली सेवन करते रहे हैं। और बहुत सारे जो यूजुअल वेजिटेरियन फैमिलीज से आते हैं वो देखेंगे कि उनकी पिछली 1 या 2 जनरेशन पहले तक हम लोग बहुत स्ट्रांगली होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स को फॉलो कर रहे थे ऑलरेडी। इसके बाद इंडस्ट्रियल फूड्स का आगमन हुआ, बहुत सारी दूसरी वैरायटीज़ ऑफ फूड्स की अवेलेबिलिटी हुई, कमर्शियल पोल्ट्री हमारे बीच में आ गई, और साथ ही साथ मीट इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस हुआ हमारे मार्केट्स में। और इस तरह से ग्रेजुअली जो हमारे लिए एक कैजुअल ईटिंग पैटर्न था वो अलग अलग जॉनर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते चले गए। उनमें से काफ़ी लोग आज होल फूड प्लांट बेस्ड पर हैं, कुछ लोग पार्टली एगिटेरियन हैं, कुछ लोग प्योरली नॉन वेजिटेरियंस हैं। अगर हम अपनी मेटाबॉलिक डिजीज़ या डायबिटीज़ जैसी किसी कंडीशन की बात करें तो हमें एक ऐसी डाइट की आमतौर पर आवश्यकता होती है जो हमारे 2-3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को हैंडल करने में हमारी मदद करे और जो कि बहुत सस्टेनेबल हो। यानी सबसे पहले आपकी ब्लड शुगर का कंट्रोल, दूसरा हमारे वज़न के ऊपर हमारा नियंत्रण यानी लूजिंग वेट, और नंबर 3 हमारी बॉडी में एक्सेसिव एडिपोसिटी, फैट का जनरेशन या कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों का एक्सटर्नल इनटेक। अगर हमारी डाइट इन कुछ पैरामीटर्स को पूरा करती है तो यूजुअली वो एक मेटाबॉलिक सिकनेस में एक काफ़ी फ्रेंडली डाइट होती है और ये आसानी से पैलेटेबल होती है। इस वक्त मैं इस डाइट के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग। आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आप शायद हो सकता है किसी दूसरी डाइट के जॉनर को फॉलो करना चाहें, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ जो ये दिखाती हैं कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट यूजुअली इज़ द मोस्ट फेवरेबल डाइट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिकनेस और डायबिटीज़। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में आप आमतौर पर कंप्लीटली अनप्रोसेस्ड यानी जैसा कुदरत ने बनाया उस तरह के आइटम्स को आप कंज्यूम करना चाहते हैं। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में यूजुअली एनिमल प्रोटीन्स को पूरी तरह से डिस्कार्ड किया जाता है या बहुत मिनिमलिस्टिक क्वांटिटी में कुछ लोग कभी कभार अगर वो कंज्यूम करना चाहें, जैसे कुछ लोग एग्स ऐड करना चाहते हैं वंस इन अ वाइल विच इज़ ऑल राइट। बट होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में आमतौर पर यदि आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो उसमें एनिमल प्रोटीन्स का कोई इंक्लूजन नहीं होता। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में
आप एडेड शुगर्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जैसा कुदरत ने उसको पैदा किया था, अगर आप उसको पूरी तरह से बदल देते हैं उसके स्वरूप को, तो वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आने लगता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ इतना बता सकता हूँ। अगर आप एक गेहूं को देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिंपल गेहूं के दाने को देखें जिसमें उसका जो ओरिजिनल कार्बोहाइड्रेट है उस गेहूं के अंदर पैक्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसका वाइट फ्लावर बनाते हैं, उसको जितना ज़्यादा पतला करते जाते हैं उतना ही वो ज़्यादा प्रोसेस्ड होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसी गेहूं से स्टेज 1 में अगर उसको आप पीसना शुरू करते हैं और सबसे पहली स्टेज में आप उससे दलिया निकालते हैं, दलिया स्टेज 1 प्रोसेस्ड आइटम है। उसके बाद यदि उसी से सूजी, उसी से नॉर्मल खाने वाला आटा, या उसी से आप मैदे जैसा अल्टीमेटली रिफाइंड प्रोडक्ट आप निकालते हैं, तो ये अलग अलग स्टेज ऑफ रिफाइंड कार्ब्स हो जाते हैं। और कोई भी कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा रिफाइंड होगा उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से वो आपके लिए डायबिटीज़ फ्रेंडली नहीं रह जाता है। इसलिए होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को, इन चीज़ों से हमेशा, आपकी ओरिजिनल डाइट से हमेशा दूर रखा जाता है। इन्हीं के कंटेंट्स आपको केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ाज और बंस जैसी कमर्शियल ब्रेड्स जैसी चीज़ों में आमतौर पर देखने को मिलता है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट ओरिजिनली डिपेंडेंट है नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, यानी अगर आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं तो सारे के सारे प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जब आपकी बॉडी में होता है तब आप हमेशा, अगर हमारे पिछले एपिसोड्स का अगर आपको कुछ याद हो, उसमें हमने आपसे जब बात की थी इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स के बारे में, यानी आपकी बॉडी में एडिपोसिटी और एक्सेस फैट का डिपोजिशन आपके कार्बोहाइड्रेट के टॉलरेंस को घटाता है और आपके इंसुलिन की काम करने की क्षमता को कम करता है। इसलिए जब आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बात करते हैं तो द एजम्पशन इज दैट आप फैट्स को मिनिमाइज करेंगे, यानी फैट्स का इंटेक आपको डेलिबरेटली तो लगभग नहीं के बराबर ही करना है। और वो जो फिलॉसफी है गुड फैट्स और बैड फैट्स के बारे में, वो फिलॉसफी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर बहुत कम असर डालती है। यानी इस जॉनर में आप फैट्स को अपने आप से जितना दूर रख सकें आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड डाइट का कंजम्पशन करते हैं तो फैट्स उस पूरे एब्जॉर्प्शन में बहुत सारी बाधा डालते हैं और आपकी ब्लड शुगर्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का असर हो सकता है। ये सबसे बड़ा डर लोगों को कार्बोहाइड्रेट से लगता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में एडिपोसिटी को मेंटेन करते हैं और वेट लॉस करते हैं, तो जिसे हम रिवर्सल कहते हैं या रिमिशन कहते हैं, वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करने की स्टेज है। और जैसे ही आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को वापस पा लेते हैं तो आप इन कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत आसानी से मेटाबोलाइज कर पाते हैं। होल फूड डाइट्स में आप यूजुअली होल फूड्स यानी छिलके सहित जैसा प्रकृति ने उनको बनाया है उस तरह से आप कंजम्पशन करना चाहते हैं, जिसमें पीज, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कुछ मात्रा में आप ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को कुदरत ने एक हार्ड शेल में पैक करके बनाया है, इसलिए शायद हमारे लिए वो संदेश है कि आपको उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। बिकॉज ड्राई फ्रूट्स में यूजुअली नियरली 50% फैट होता है, और वो फैट यदि आप बिकॉज ये बहुत ही एडिक्टिव होते हैं, और कभी भी आप जब इनको खाना शुरू करते हैं तो आपके लिए 2-4 दाने कभी भी सफिशिएंट नहीं होते, और बहुत एडिक्टिव होने की वजह से आपका कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जब आप वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हों तो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा इज़ अ बिग नो। कोशिश करके उनको अवॉइड कीजिए। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स के अंतर्गत इनका मिनिमम कंजम्पशन हमेशा आपके लिए फेवरेबल होता है यदि आप वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं तो। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में आप यूजुअली लोकली ग्रोन, ऑर्गेनिक जितने भी आइटम्स आपके चारों तरफ मिलते हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे लोकली ग्रोन क्रॉप्स, लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स जितनी भी फ्रेश हों, पैक्ड कभी नहीं, कोल्ड स्टोरेज एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें। अगर आप फ्रेश फार्म परचेज अगर करते हैं, आप अगर लोकल
मंडियों में जाकर यदि आप या वेजिटेबल मार्केट्स में अगर जाके आप अपना सामान खरीदते हैं तो आप पाएंगे आपको बहुत सारे लोकली ग्रोन फूड्स वहाँ पर मिलेंगे। इनमें जितने कलर्स की वैरायटी, जितने तरह तरह के सीजनली ग्रोन आइटम्स की वैरायटी आप ले सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के अगेंस्ट में जो सबसे बड़ा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि यदि कोई डायबिटिक है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को अल्टीमेटली कैसे एब्जॉर्ब करेगा। अब ये बात हम एक तरह से ठीक भी मान सकते हैं, लेकिन इसी का काउंटर आर्ग्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जो है प्योरली कैलोरी के ऊपर आधारित। यानी जब भी आप किसी कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन की बात करते हैं तो आप बात करते हैं मच लोअर कैलोरीज एज कंपेयर टू फैट्स। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो उनमें आप पाते हैं उसमें सिर्फ 4 कैलोरीज पर ग्राम का कंजम्पशन आप करते हैं। लेकिन अगर कोई भी फैट आप कंज्यूम करते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट से निकला हुआ हो, चाहे वो किसी ऑयल से निकला हुआ हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट से निकला हुआ हो, इट विल डिलीवर 9 कैलोरीज पर ग्राम। यानी अगर आप उसको प्रपोर्शन में देखें तो 2 गुने से भी ज़्यादा का कैलोरीज में अंतर आता है यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन करते हैं और उसके अगेंस्ट में फैट्स का कंजम्पशन करते हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे यदि आप घर में एक रोटी घर में जो खाते हैं आप, उस एक रोटी में अगर 60 से 65 कैलोरीज आपको मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ उस रोटी का, ओवरऑल आटे का कंटेंट कितना है। एक नॉर्मल साइज़ की रोटी लगभग अगर 60 से 70 कैलोरी की होती है, अगर आप 1 चम्मच उसमें फैट ऐड करते हैं जो कि 5 से 6 ग्राम का, फॉर एग्जांपल आप बटर या घी लगाते हैं, 60 से 70 ग्राम की रोटी में आप लगभग 45 से 50 कैलोरीज ऐड करते हैं सिर्फ 1 चम्मच फैट ऐड करने से। आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर कैलोरीज राइट नाउ। अभी मैं उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स या उसके अच्छा या ख़राब होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कैलोरी के आर्ग्यूमेंट पे यदि हम चलें तो सिर्फ 1 चम्मच ऐड करने से आपकी रोटी की कैलोरीज नियरली डबल हो जाती हैं। एक मेटाबॉलिक सिकनेस से यदि कोई पीड़ित व्यक्ति हो या किसी को डायबिटीज़ हो, स्पेसिफिकली डायबिटीज़, तो जैसे ही आप अपनी कैलोरीज का इंटेक लो करते हैं वैसे ही आप पाते हैं कि आप ग्रेजुअली वेट रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, यदि आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के जॉनर पर जाते हैं तो आप अगर अपनी नॉर्मल डाइट से भी अगर खाते हैं और उसमें फैट्स का उपयोग आप नहीं करते हैं तो आप लगभग 2 गुना खाकर भी फैट की कैलोरी के बराबर जा सकते हैं। यानी आपके पास स्टारवेशन या भूखा रहने का कोई सीन नहीं है। आप किसी भी हालत में आपको बहुत ज़्यादा खाने को कट नहीं करना पड़ेगा जब तक कि आप उसको एकम्पनीड विथ फैट करते हैं। और ये टॉलरेंस विथ टाइम, जैसे जैसे आपकी बॉडी का वज़न घटता है वैसे वैसे टॉलरेंस आपका बढ़ता चला जाता है। जब भी आप कोई डाइट शुरू करते हैं हमेशा अपने पैरामीटर्स को आपको कुछ दिनों तक वॉच करना होता है। जैसे अगर आप एक होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जब शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में ये संभव है कि आपको अपनी ब्लड शुगर 10, 20, 25, 30 पॉइंट पोस्ट मील, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट प्रैंडियल, हो सकता है कि ऊपर जाती हुई नजर आए। लेकिन जब तक आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ग्रेजुअली विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम जैसे जैसे आप वेट लूज कर रहे हैं वैसे वैसे उसी कार्बोहाइड्रेट का टॉलरेंस आपका बढ़ता चला जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए सबसे नेचुरल फूड्स हैं, बिकॉज हमारा सबसे स्वाभाविक जो फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है और हमारी बॉडी पूरी की पूरी ग्लूकोज पर रन होती है, एक्सेप्ट वेरी वेरी फ्यू ऑर्गन्स जो कीटोन्स पर चल सकते हैं वगैरह। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक फ्यूल्स होते हैं बिकॉज हमारी बॉडी रन करती है ग्लूकोज पर। इसलिए होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में जो मेन प्रिंसिपल है वो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आधारित। इस पूरे लॉजिक को आप कतई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, क्योंकि जब आप होल फूड्स की बात करते हैं तो इसका प्राइम लॉजिक इस बात पर आधारित है कि जब आप कोई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो डाउन होता है। यानी जब आप एक विथ फाइबर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू ब्रेक इट अप। आपकी बॉडी उसको बहुत जल्दी उसमें से कार्बोहाइड्रेट या उसमें से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, और जितना लंबा समय इनके डाइजेशन में लगता है वो आपके फेवर में जाता है। यानी
अगर 1.5 से 2 घंटे में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लगातार एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ा तो उसके बाद बढ़ने की बहुत कम संभावना हो जाती है, जैसे ही वो दैट फूड मूव्स इनटू योर इंटेस्टाइन एंड लोअर डाउन। तो आपकी जो इमीडिएट स्पाइक्स होती हैं खाने के बाद की, वो स्लो डाउन होती हैं। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में जब हम होल फूड्स की बात करते हैं तो फाइबर का कंटेंट आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक्स को हमेशा रोकता है या ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। और अगर आप उसको एक सामान्य आसान भाषा में समझना चाहें तो एक तरह से एक नेट, जब आप कुछ ऐसा खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट उन फाइबर्स के बीच में ऑलमोस्ट एंट्रैप्ड होता है और उसको निकालने के लिए आपकी बॉडी को काफ़ी मेहनत करना होती है और उसमें से पूरा एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह फाइबर उन कार्बोहाइड्रेट्स पर अटैच्ड होता है। ये आपके फेवर में काम करता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है, जो अनडाइजेस्टेड फाइबर्स होते हैं वो जाकर आपके गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए एक एडिशनल फ़ायदा है। जब 1100 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और उन्हें होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट दी गई, और जब उनको नॉन वेजिटेरियन और दूसरे जॉनर्स की डाइट कंज्यूम करने वालों के सामने कंपेयर किया गया तो 18 हफ्तों में उनका वजन लगभग 2 किलो ज़्यादा नीचे गिरा और लगभग 1 साल तक वो अपने वजन पर लगातार कायम रहे। यानी वेट लॉस भी हुआ और वेट लॉस सस्टेन भी हुआ। ये एक बहुत बड़ा बाउंस बैक की जो समस्या लोगों में होती है कि आप वेट लूज तो कर देते हैं लेकिन वो वेट वापस से वापस आ जाता है, कम से कम वो होल फूड प्लांट बेस्ड के एक्सपेरिमेंट में नज़र नहीं आया। जब भी आप कोई नई डाइट का एडॉप्शन करते हैं तो उसको शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं आती है तो उसके साथ बने रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है लंबे समय तक। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स में लगभग 1100 लोगों पर कंडक्ट की गई इस स्टडी में ये देखा गया है कि 2 साल के बाद भी वो अपनी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पर लगातार कायम रहे और उन्होंने उस जॉनर को बदला नहीं। यानी उनका दूसरे जॉनर की डाइट्स को शुरू करना एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट था और मुश्किल से 2 या 3% लोग उसमें से लगभग 85% लोग इस डाइट के साथ 2 साल तक बने रहे जब स्टडी का पीरियड ख़त्म हुआ। तो इस डाइट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है वो है सेटाइटी, यानी संतुष्टि का भाव। जब आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स खाते हैं तो लंबे समय तक अपने आप को आप फुल फील करते हैं, यानी आपको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप इंसिस्ट करते हैं होल फूड्स के ऊपर तो आप फाइबर के कंटेंट को ग्रेजुअली अपनी डाइट में बढ़ाते चले जाते हैं। यानी आपकी डाइट का वो एक अभिन्न हिस्सा होता है और फाइबर जैसे ही आपके पेट में जाता है वैसे ही वज़न तो क्रिएट होता है, लेकिन डाइजेस्ट ना होने की वजह से ना तो वो शुगर फ्लक्चुएट करता है और साथ ही साथ आपके गट माइक्रोबायोम में बहुत ही अच्छा काम करता है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स में यदि आप कुछ और एडवांटेज भी देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे उसमें पहला एडवांटेज है कैलोरी का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। दूसरा एडवांटेज होता है कोलेस्ट्रॉल का, यानी कोई भी एक्सेप्ट एनिमल्स, कोई भी प्लांट कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो स्वाभाविक रूप से जब आप किसी भी प्लांट बेस्ड आइटम को कंज्यूम करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल के कंजम्पशन की प्रोबेबिलिटी को 0 कर देते हैं। और एक्सटर्नली यानी एक्सोजेनस कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन, स्टडीज़ में तो तरह तरह के नतीजे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका केवल 20% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। कुछ स्टडीज़ दिखाती हैं कि उसमें से डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर उसमें कोई भी चांस भी है तो हम कम से कम एक्सोजेनस कोलेस्ट्रॉल की संभावना को हमारी डाइट में से हटा देते हैं। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने हमेशा ये दिखाया है कि जो रिस्क कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की होती है वो प्लांट बेस्ड डाइट से रिड्यूस होती है। डॉक्टर कॉल्डवेल एसेल्स्टीन की स्टडी, यदि आप कभी मौका मिले अगर आप देखना चाहें तो गूगल पर आपको ये स्टडी ज़रूर मिलेगी। उसमें आप हार्ट डिजीज़ के रिवर्सल के बारे में काफ़ी सारे केसेस पढ़ सकते हैं। यानी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से आप हार्ट डिजीज़ के रिवर्सल के बारे में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं गूगल पर। जब आप एनिमल प्रोटीन्स को होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स में अवॉइड करते हैं तो द रिस्क ऑफ कैंसर्स ऑल्सो गोज डाउन। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स का। यानी कोलोरेक्टल कैंसर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, इन सारे केसेस में आमतौर पर देखा गया है जो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स के कंज्यूमर होते हैं उनकी रिस्क लगभग 50% नीचे होती है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एरिया जो देखा गया है वो ओल्ड एज में
कॉग्निटिव डिक्लाइन के ऊपर देखा गया है, या एल्जाइमर्स डिजीज़ जैसी बीमारियों के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इन डाइट्स का देखा जाता है। लगभग 9 स्टडीज़ जिसमें 31,000 लोग शामिल थे, उनमें ये फाइंडिंग्स लगातार आती रही हैं कि जो लोग होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स का उपयोग लंबे समय तक करते हैं, उनमें भूलने की, याददाश्त की समस्याएं या उनकी सीखने या किसी उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उनमें जो गिरावट आती है वो बहुत कम आती है, और बहुत लंबे समय तक वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को सस्टेन करते हैं। और ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्योंकि आप कभी भी जब डाइट लेते हैं तो उसके शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जिनमें एल्जाइमर्स डिजीज़ का प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। हम जब मेटाबॉलिक सिकनेस या डायबिटीज़ की बात करते हैं तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स हमारे लिए सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ डाइट है। यानी जब हम अपने वज़न को घटाना चाहते हैं तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स हमको सबसे पहले वो एडवांटेज देते हैं जो कि कैलोरी एडवांटेज है, और कैलोरीज का रिडक्शन सिंपल लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जब आप फैट को रिड्यूस करते हैं अपने एक्सटर्नल कंजम्पशन में, तब आप अपनी बॉडी को एक मौका भी देते हैं कि आपकी बॉडी आपके एग्जिस्टिंग फैट को कंज्यूम कर सके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो भी शुगर के मूवमेंट्स होते हैं या ब्लड शुगर के मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। उनका नतीजा आमतौर पर आपको 1.5-2 घंटे में, 3 घंटे में नज़र आ जाता है, बजाय एक्सेसिव फैट के कंजम्पशन के, एक्सेसिव प्रोटीन के कंजम्पशन से, जो लंबे समय में आप जिसको ट्रैक करना अपने आप में बहुत मुश्किल पाते हैं। और इनकी वजह से जो इम्पैक्ट आपकी ब्लड शुगर्स पर आते हैं वो बहुत हिडन होते हैं लंबे समय तक। डायबिटीज़ रिवर्सल का पहला सिद्धांत है लूजिंग वेट एंड रिड्यूसिंग कैलोरीज। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स में व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, होल ग्रेन्स यानी सारी आप दालें, आप ग्रेन्स जब कंज्यूम करते हैं, नट्स एंड सीड्स जब आप कंज्यूम करते हैं, उनमें आप काफ़ी सारा फाइबर कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। यानी उस फाइबर के साथ आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लगातार कुछ लोड तो करते हैं, लेकिन उसके कैलोरीफिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होते हैं। यानी आप कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ फीलिंग फुल, यानी आप पेट भी भरा रहेगा और साथ ही साथ आपकी ब्लड शुगर्स और आपकी कैलोरीज दोनों के ऊपर उसका इम्पैक्ट रीजनेबली पॉजिटिव होता है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यदि आप एक डायबिटिक हैं तो। शुरुआती लक्षणों में आप देख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों तक, हो सकता है हफ्ते 10 दिन, आपकी ब्लड शुगर्स नॉर्मल लेवल से 10, 20, 25 थोड़ा ऊपर चल सकती हैं। लेकिन जब भी आप किसी डाइट को चुनते हैं, हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार बात कीजिए और उन्हें अपने कंजम्पशन में चेंजेस के बारे में बताइए, ताकि वो मेडिकेशन के बारे में डिसीजंस ले सकें। क्योंकि 7 से 10 दिन के बाद आप जैसे ही इस डाइट को फॉलो करना शुरू करते हैं, आप देखते हैं आपके ब्लड शुगर्स में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। यानी आपकी कैलोरीज घटती हैं, कैलोरीज घटने से वज़न घटने लगता है, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स, आपकी मेडिसिन की डोजेज में परिवर्तन, ये आप 7-8 दिन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यदि आप काफ़ी हैवी मेडिकेशन लेते हैं या मल्टीपल जॉनर्स ऑफ मेडिकेशन यदि आप लेते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात किए बिना कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इसके ब्लड शुगर के चेंजेस आने आपकी बॉडी में शुरू होंगे, आप हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया जैसी किसी कंडीशन में आप जाएं। यदि आप इंसुलिन लेते हैं तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन की डोज काफ़ी घटानी पड़ जाए। होल फूड प्लांट बेस्ड के नतीजे आमतौर पर आपको 3 से 4 हफ्ते में नज़र आने लगते हैं, यदि आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें, यानी अवॉइडिंग पैक्ड फूड्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। यदि आप इन 5 चीज़ों का अगर आप अवॉइडेंस करते हैं तो आप पाते हैं कि आप बहुत जल्दी अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे जिनकी वजह से आप सालों से परेशान हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिए, एडेड शुगर्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फ्रूट जूसेस, स्वीट सोडास, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत सारी एडेड शुगर हो या जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट्स में आपको शुगर देती हो, इससे आपको जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, कम से कम 4 से 8 महीने के टाइम तक। उसके बाद इसको वापस शुरू मत कीजिए, लेकिन अगर आप कुछ घूंट कभी ऐसी चीज़ें पी भी लेंगे या 2-4 चम्मच यदि आप खा भी लेंगे, तो इससे आप
ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन एक लाइफस्टाइल को अपनाने का मतलब होता है हमेशा उसके साथ बने रहना। ये ठीक होने के लिए कोई दवा की तरह रेसिपी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। यदि आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में कुछ ट्रायल करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए और अपने डॉक्टर से बात करने के बाद अपने मेडिकेशन में एडजस्टमेंट ज़रूर कराते रहिए। अपनी ब्लड शुगर्स की मॉनिटरिंग आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट एक क्लीन वे ऑफ ईटिंग है और साथ ही एक बहुत ही ग्रीन वे ऑफ ईटिंग है। यानी जब आप प्लांट बेस्ड फूड्स खाते हैं तब आप एनवायरनमेंट के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एनिमल प्रोडक्ट्स की फार्मिंग में लगने वाली बहुत सारे इनपुट्स, यानी वाटर का कंजम्पशन, जो कार्बन एमिशंस हैं, और इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट से आप इवन प्लैनेट के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कुदरत के नज़दीक बने रहने से हमेशा आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी होती है और आपका कंट्रोल आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी इम्प्रूव होता है। अगर आपको लगता है कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट आपके लिए है तो इस बारे में सोचना विचारना और इसकी सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए क्या आपके लिए ये उचित डाइट होगी, ये आपके निर्णय पर आधारित होता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। और यदि आप एक बहुत सिंपलिस्टिक पैटर्न को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट एक बहुत ही अच्छा और सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड ऑप्शन है। आज के इस एपिसोड को हम यहीं रोकेंगे और अगले एपिसोड में फिर से इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिक डिजीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड किसी और नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिससे आपको और भी ज़्यादा मदद मिले। इस वीडियो से यदि आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई है तो आप इस वीडियो को सर्कुलेट करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बिना आपके ख्याल रखे पहुंचते रहें, ताकि जब भी आपको सुविधा हो आप उन्हें देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।